हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन लेके आए हैं इम्पोर्टेंट टिप्स टू गेट गुड मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम्स। स्टूडेंट बहुत दिनों से क्वेरी कर रहे थे कि सर हम लोग लिख के तो आते हैं बट हमारे नंबर नहीं आते थ्योरी के अंदर। हम क्या लिखें, हम कैसे लिखें, हम कौन कौन से पेन काम मिलें, हम तैयारी कैसे करें, हम कौन कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। इन सब को लेके अपन 13 पॉइंट का एक वीडियो लेके आए हैं और इन 13 पॉइंट को ढंग से फॉलो करना है। हर एक पॉइंट को अलग स्लाइड पे दिया हुआ है और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में लिखना है। और स्टूडेंट ये भी ध्यान दे लें कि जब वो इस पॉइंट को फॉलो करेंगे और उनको अगर बेनिफिट हो तो उसके अकॉर्डिंग अगले टिप्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लगातार अपडेट मिलते रहें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डेट। जब भी टाइम टेबल किसी भी एग्ज़ाम का जारी होता है वो कभी रातों रात नहीं होता है, वो कम से कम 15 दिन पहले जारी हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम की डेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को तैयारी करनी होती है। हो सकता है मान लो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है आपकी 20 मार्च 2023 से, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसे पेपर होते हैं जिनमें बड़ा गैप होता है। जिन पेपर में गैप ज़्यादा होता है उनकी तैयारी स्टूडेंट हमेशा गैप के अंदर भी कर सकता है। जिनमें गैप बहुत ही कम होता है उनकी तैयारी पहले करनी होती है। और स्टूडेंट ये भी ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो भी बड़ा गैप होता है वहाँ के टॉपिक्स को इस तरह करें ताकि उनको उस टाइम में कवर कर सके वो। नेक्स्ट होता है हैव टू कलेक्ट बुक्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बिफोर एग्ज़ाम। स्टूडेंट को कई बार ये डाउट हो जाता है अब एग्ज़ाम पास आ गई, मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। सबसे पहला काम होता है कि उसको बुक्स कलेक्ट करनी होती हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। जो भी टॉपिक उसके हैं तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग ही वो टॉपिक बुक्स को और नोट्स को, शॉर्ट नोट्स कलेक्ट करता है और उन सब को एक साथ कलेक्ट करके एक बंच में रख सकता है ताकि एग्ज़ाम के दिनों में वो उनको यूनिट वाइज बंच बना के पढ़ सके। स्टूडेंट कई बार गलती क्या करता है कि तब देख लेंगे टॉपिक और तब नोट्स अरेंज कर लेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपका फ्रेंड है वो कहीं बिजी हो, आपको नोट्स नहीं दे, मे बी ह्यूमन नेचर है, हो सकता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर ले, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो कभी भी एग्ज़ाम अनाउंस अचानक से नहीं करता है। जब पता है कि कोई भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे बीए बीकॉम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हमेशा एग्ज़ाम डेट लगभग फिक्स होती है इस मंथ में स्टार्ट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको बुक्स, नोट्स और शॉर्ट नोट अरेंज करके रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले तैयारी इसी तरह से करनी होती है ताकि एग्ज़ाम में अगर मान लो मुझे नोट्स नहीं मिलते हैं तो मैं प्रीवियस नोट्स जो मेरे पास अवेलेबल उनको आराम से मैं स्टडी कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट है ऑलवेज कंसल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उससे उसको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न आने वाला है। क्यों हो सकता है कि 10th का, 12th का और बीए, बीएससी और एमएससी इन सब के एग्ज़ाम की स्कीम अलग अलग होती है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट का ध्यान रख के चलेगा कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हमें ध्यान रख के चलेगा। और उससे उसको फ़ायदा ये होता है कि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे कैसे उठ के नेक्स्ट ईयर में आ जाती है। इनको सोल्व करने से एक फ़ायदा और होता है कि वो जो भी एग्ज़ाम की टाइम होती है उस टाइम लिमिट में उनको पूरा कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। एक बार सुनिए भी कर सकता है कि घर पे बैठ के, होम पे बैठ के और आराम से उस पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। घड़ी को देखते हुए वो उस टाइम में अगर पूरा कर पा रहा है तो उसको एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि वो प्रेशर एग्ज़ाम के अंदर। अगर वो घर पे पूरा कर रहा है तो एग्ज़ाम में उसको पूरा आराम से कर पाएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो कहते हैं कि अब तब देख लेंगे, लेकिन जब जैसे एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं अपन तो अपना हाथ चलता नहीं है और अपन बोलते हैं कि उसमें 5 आए थे बट 5 में से मैं एक क्वेश्चन तो वहाँ पर छोड़ के ही आ गया। तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें 5 आए थे, एक छोड़ के आ गया बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। तो इस केस के अंदर आपकी जो मार्किंग होनी है वो होगी ओनली 4 क्वेश्चन की, और 4 क्वेश्चन मार्किंग जब होगी ऑटोमेटिक आप परसेंटेज डाउन आएगा और आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ गलती से बचने के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करके देखें ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिल सकें। नेक्स्ट है एग्ज़ाम इज़ ए गेम ऑफ 3 आवर्स, प्ले इट वेरी वेल। एग्ज़ाम जो होती है वो एक गेम है 3 घंटे का, इसको बहुत ढंग से खेलना होता है। और जब भी आप कोई भी गेम खेलते हैं आपकी एक फिक्स बारी आती है, टर्न आता है, और उस टर्न को अगर आपने 1 मिनट में चांस खो दिया अपना तो दोबारा टर्न आपको फिर 1 साल बाद ही मिलता है। इसलिए जब भी एग्ज़ाम के दिनों में अपन तैयारी पूरी करते हैं मान लीजिए और अपन उस दिन अपना एक्सीडेंट हो गया
मान लो कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है एक गेम है। पहले आप कितना अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा तैयारी करी आपने, बट एग्ज़ाम के दिन बीमार हो गए आप, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो आपका सारा गेम बिगड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक इट सीरियस नोट पे। एग्ज़ाम के दिनों में या एग्ज़ाम के दिन स्टूडेंट को बहुत ही ढंग से 3 घंटे को निकालना होता है और पूरी प्लानिंग के साथ में ही एग्ज़ाम में बैठना होता है। नेक्स्ट है थिंग्स हैव टू वेरी ऑन डे ऑफ एग्ज़ाम। यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के दिन लेके उसको जानी होती है। सबसे मस्ट जो है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, किसी उधार नहीं मांग सकते आप, दैट इज़ एडमिट कार्ड। कई बार स्टूडेंट जल्दीबाजी के अंदर एडमिट कार्ड भूल के आ जाता है और फिर जाके बोलता कॉलेज में, सर एडमिट कार्ड भूल गया मैं। उस केस में आपको कोई भी एंट्री एग्ज़ाम में नहीं देगा। तैयारी आपने पूरी करी, आप टाइम पे गए, बट एडमिट कार्ड नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको एग्ज़ाम में हो सकता है नहीं बैठने दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको हमेशा साथ लेके जाना होता है एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है ब्लैक ब्लू पेन। हमेशा आपको एटलीस्ट 2 पेन ब्लू और कम से कम आपको 1 पेन ब्लैक कैरी करना होता है। ये क्यों कैरी करना होता है? मान लीजिए आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, पेन आपका फर्श पे गिर सकता है, पॉइंट ख़राब होगा, और मान लो कोई आपको स्टूडेंट नहीं दे रहा है कोई पेन, तो आपका एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए बैकअप के हिसाब से कम आपको ब्लू और ब्लैक पेन दो कैरी करने होते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको पेंसिल रिक्वायरमेंट है और पेंसिल कोई नहीं देता है या डिस्टर्बेंस करते हो, तो आपको मान लो कोई भी टीचर डांट देता है, तो बेटर है कि आप खुद की पेंसिल ही कैरी करें। स्केल, लाइन सीधी करनी है आपको, उसके लिए स्केल आपको चाहिए होता है। ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आपका मैथ का एग्ज़ाम है तो डेफिनेट सी बात है कि ड्यूरिंग मैथ एग्जामिनेशन आपको हमेशा आपका ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करना होता है, ताकि आप किसी से डिस्टर्बेंस नहीं करें और किसी और को डिस्टर्ब नहीं करें। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम है बीकॉम का या सीए का, तो उस केस में आपको कैलकुलेटर भी कैरी, क्योंकि वहाँ पर आपको परमिटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो नीड टू रीड फुल पेपर इन वन शॉट। ये एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करता है कि वो पेपर पूरे को एक साथ पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद में कहता है कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन हैं, वो कहता है कि मुझे 3 क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। जब 3 क्वेश्चन उसको नहीं आते 10 में से, तो उसका फोकस उन 3 पे चला जाएगा, ना कि उनसे 7 क्वेश्चन पे होगा। इसलिए मेरा तो सजेशन यही है, स्टूडेंट को जब भी पेपर मिलता है उसका ओनली पहला क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, उसको रिविज़न करे, दिमाग में रिमाइंड करे और उसको करना स्टार्ट कर सकता है वो। या फिर उस पेज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं 3-4, उनको केवल पढ़ सकता है वो। पेपर आप फुल एक साथ पढ़ोगे तो आपको डाउट होगा और उस डाउट के अंदर वो उन क्वेश्चन को भूल जाएगा जिनके उसको प्रॉपर आंसर आते होंगे। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए नोटिस है, जिसको हमेशा वो माइंड में ढंग से रखते हुए पेपर को सॉल्व करेगा, अदरवाइज उसको नुकसान इस चीज़ का हो सकता है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्टली विच आर इजी फॉर यू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता है जिसका उसको आंसर आधा अधूरा आता है, और जैसे ही वो बीच में आ जाता है आंसर लिखता लिखता, उसको फिर डाउट होता है, फिर वो उसमें कटिंग करता है। कॉपी के अंदर कहीं भी आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना होता है, क्योंकि कटिंग करना भी एक तरह से लाइक मिस भी हो जाता है उसके अंदर, और टीचर का दिमाग होता है, माइंड होता है, मान लो डाइवर्ट हो जाए कि नहीं कॉपी कटिंग कर, तो उसको मार्किंग काट सकता है वो। इसलिए जो भी आंसर आपको आते हैं बहुत अच्छी तरह से, सबसे पहले उनको स्टार्ट करना होता है, और अगर शुरू का आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो कॉपी का इंप्रेशन लास्ट तक भी अच्छा जा सकता है। और इसके लिए अच्छी बात ये होती है कि टीचर जब मार्किंग करता है तो उसका दिमाग हो जाता है थोड़ा सा सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, कि हाँ अब इसको अपने अच्छे मार्क्स देने होते हैं। अगर कॉपी में शुरू में काटापीटी कर दी तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, उस केस में आपको नंबर भी काट सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के खातिर कई बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम हॉल के बाहर आके बोलते हैं कि यार मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं रखा, मेरे क्वेश्चन छूट गए, आते तो थे बट छूट गए। ये स्टडी बहुत लोगों ने आराम से स्टूडेंट के मन से ये बात को सुना होगा। और वो पॉइंट है ड्यूरिंग राइटिंग आंसर्स, यानी आंसर लिखते समय फॉलो स्टोरी ऑफ हेयर एंड टोर्टोइज। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। कछुए की स्पीड बहुत कम होती है, खरगोश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कछुआ अपनी चाल चलता रहता है और अंत में रेस को जीत जाता है, क्योंकि खरगोश शुरू में बहुत तेज़ दौड़ता है और मन में क्या सोचता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने ऐसा आराम किया कि पेड़ नीचे सो रहा था वो, और कछुआ उसे आगे चला गया, बट कछुए ने अपनी स्पीड को ना फास्ट किया और ना स्लो किया, और अंत में कछुआ रेस को जीत जाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आप करते हो,
उसकी स्पीड जो है वो शुरू से आप इतनी मेंटेन रखो ताकि आप लास्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, शुरू में राइटिंग अच्छी लिखने के हिसाब से बोले मैं राइटिंग अच्छी लिख लूँ तो स्पीड अपनी स्लो रखता है और वो एक क्वेश्चन में ही करीब करीब 1 घंटा पास कर देता है। अगर एक क्वेश्चन 1 घंटा पास कर दिया अपन ने तो अपने पास अब क्वेश्चन बचे 4, टाइम बचा ओनली 2 आवर्स, उसमें मैनेजमेंट कभी नहीं कर पाएगा। फिर अंत में वो गलती यही करता है कि मैं क्या करता हूँ, अब क्वेश्चन आधा लिखता हूँ, आंसर आधा करता हूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग लगता है कि मुझे नंबर मिल जाएंगे। बट ये बात स्टूडेंट सब जानते हैं, अगर आपने आंसर को आधा लिखा है, हाफ लिखा है, तो आपको मार्किंग भी हाफ ही मिलने वाली है। इसलिए 8 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण स्टूडेंट क्लास के 12 के हमेशा बोलते हैं कि यार मुझे इसका आंसर आता है बट मैंने टाइम मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखा और गलती हुई मुझसे और मेरी स्पीड कम थी और मैं आंसर नहीं कर पाया। सो मेंटेन स्पीड ड्यूरिंग द फुल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स गेन। राइट आंसर्स विथ फैक्ट। जो भी आप आंसर लिखते हो आपको हमेशा फैक्ट के साथ में बात करनी होती है, यानी आपको सटीक आंसर लिखना होता है, घुमाना फिराना नहीं होता है। नंबर नेक्स्ट है हेडिंग एंड सब हेडिंग। जिस भी क्वेश्चन के हेडिंग और सब हेडिंग होती है उन सबको अपने को ढंग से लिखना होता है ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको ये पता रहे कि यस दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ सब हेडिंग। और ये बात पहले बोल चुका आपको मैं कि जितनी भी आपकी हेडिंग होती है वो सब आपको ब्लैक पेन से डालनी होती है और अंडरलाइन करना होता है ताकि एग्जामिनर का फोकस अट्रैक्ट रहे कि हाँ बच्चे को ढंग से आती है चीज़, उसको आराम से वो चीज़ दिख जाती है। कितना ही पेज भरा हो आपने पर ब्लैक पेन की हेडिंग आपको आराम से बाहर से ही दिख जाती है। स्टूडेंट ये भी ध्यान रख सकता है कि मान लीजिए आपने हेडिंग करी है मैथमेटिकल न्यूमेरल के अंदर 1 से, तो सब हेडिंग जो आएंगी आपकी वो आपकी रोमन न्यूमेरल के अंदर आराम से हो सकती है। या फिर आप हेडिंग कर सकते हो कैपिटल ए में और सब हेडिंग कर सकते हो आप स्मॉल ए के अंदर। जो भी आपका हेडिंग पैटर्न रखो इस तरह रखो उस चीज़ को आप ताकि आराम से एग्जामिनर को दिख जाए कि हाँ बच्चा क्या चीज़ करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग एंड डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी राइटिंग है बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं आप काटापेटी कर रहे हो बार बार, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसका थोड़ा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और उसके माइंड में एक इंप्रेशन सेट हो जाएगा कि इस कॉपी में काटापेटी हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करता है वो। अगर आप राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है तो पहला पेज देखते ही उसके माइंड में एक सेट बनता है कि यस बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो आपकी मार्किंग उस हिसाब से कर सकता है वो। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है स्टूडेंट के लिए कि जो भी आपके डायग्राम बनता है स्पेशली इन साइंस, बायोलॉजी या कई बार केमिस्ट्री में भी या फिजिक्स में डायग्राम बनते हैं, डायग्राम जो भी होते हैं उनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। अगर लेबलिंग नहीं करी, थ्योरी कितनी अच्छी लिख दो आप, एग्जामिनर कभी भी उसको फुल मार्क्स नहीं देगा। बट अगर लेबलिंग प्रॉपर कर दिया आपने और थ्योरी थोड़ी सी आपने ठीक ठाक लिखी है तो आपके चांस है फुल मार्क्स आने के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस स्टूडेंट के लिए कि डायग्राम के अंदर जो भी लेबलिंग है उसको प्रॉपर करना होता है और लेबलिंग के जितने पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हमेशा ब्लैक पेन से लिख के हेडिंग डाल के उन सबको एक एक को प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है ताकि एग्जामिनर ये ध्यान दे लें कि हाँ इसने पूरी हेडिंग सब हेडिंग पूरी लिखी है, तो उसको अच्छे मार्क्स देने के चांसेस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 11, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आंसर विथ ब्लैक पेन प्रोटेक्ट फोकस ऑफ एग्जामिनर। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं आंसर के उन सबको आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना होता है ताकि एग्जामिनर का फोकस वहाँ पर अट्रैक्ट हो। कई बार मान लो आपने पूरा पेज भरा हुआ है, सपोज दैट कि ये आपका एक पूरा कॉपी का पेज होता है और इस पेज के अंदर ये आपकी लाइनें बनी होती हैं इस तरह से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कॉपी या और कॉपी आप आराम से देख पाते हो और इसमें इस तरह से आपका एक खड़ा कॉलम होता है। मान लो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर आप 1 लिखते हो, जो भी आपकी हेडिंग होएगी सब हेडिंग होएगी उन सबको आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना होता है ताकि एग्जामिनर का ध्यान फोकस वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ स्टूडेंट ने ये चीज़ लिखी है तो इसका आंसर एकदम सही होगा। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके पास कॉपी 1, 2, 5, 10 कॉपी नहीं होती है, उसके पास कॉपी कम से कम 300 कॉपी बंडल पहुंचता है और 300 कॉपी को चेक करते 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 उसका माइंड इतना सेट हो जाता है कि उसका फोकस होता है कि ये चीज़ दिख जाए ना तो इसका आंसर एकदम सही है। तो कुछ टेक्निक ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं जिनके द्वारा आप ये फॉलो करते हो तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन एट 1 प्लेस ओनली। स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं, वो ना तो क्वेश्चन का प्रॉपर नंबर डालते हैं, उनको जहाँ मर्जी आए वहाँ उसका आंसर वो लिख देते हैं। बट ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे आपको हमेशा बचना है। आपको कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगता है कि बाद में याद आया और आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो आंसर किया पहले वाले क्वेश्चन का
आप हमेशा उसके नीचे ही थोड़ा स्पेस खाली छोड़कर अगले क्वेश्चन पे आप आराम से बढ़ सकते हो। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है हमेशा एक साथ देना होता है, ताकि एग्जामिनर मार्किंग करे तो उनको एक जगह ही कर सके वो। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट है, नो नीड टू कट एनी आंसर्ड क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि जो भी उसने आंसर लिखा है उसको लगता है कि मैंने इसको कम लिखा है, मैंने गलत लिख दिया, उसको काटापेटी करता है वो। अगर काटापेटी करनी होती है तो उसका सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको मैं। सपोज करो कि ये आपका एक पेज है और आपने जो भी यहाँ अपना आंसर लिखा होता है, अगर काटना है तो उसको एक कट यूँ लगाओ और एक कट यूँ लगाओ और यहाँ लिख दो इसको चेक नहीं करना है, बजाय कि इस चीज़ के कि आप लगातार उसमें यूँ कर रहे हो। तो उस केस के अंदर एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है और वो सोचता है कि पता नहीं क्या इसमें कॉपी कर रखा है। काटो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट काटो इस तरह से ताकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। अब स्टूडेंट के लिए एक नोटिफिकेशन ये भी है कि जो भी मैंने 13 पॉइंट बताए हैं, इन 13 पॉइंट को फॉलो करके, और मैं तो ये कहूँगा आपसे एक एग्ज़ाम दे के आओ, और उस एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं मिले आपको तो फिर अपन आराम से बात करेंगे। इसके अलावा अगर और भी आपको कुछ ट्रिक्स या कुछ और टिप्स चाहिए कि हमें कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर करने होते हैं, तो अपने आप रिप्लाई को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।